गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इस समय ऑनलाइन स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ताकि हम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो इसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए आज हम ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वर्ब। जैसा कि आपको पता है, वर्ब जनरली जब हमसे कोई पूछता है कि वर्ब किसे कहते हैं तो हम लोग सिंपली कहते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड विच शो एक्शन। एक्चुअली ये है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन जब हम इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसका क्या महत्व होता है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग एक कॉपी निकालें और मुझे कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिख करके दिखाएं जिसमें वर्ब का यूज ना हो। तो जाहिर सी बात है आप लोग कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी तरीके से ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोई ऐसा सेंटेंस लिखें जिसमें वर्ब ना हो। इट मीन्स it is not possible to write even a single sentence without using verb. So we can understand the importance of verb. Verb is an essential part of sentence. अब वर्ब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले हम वर्ब को डिटेल में पढ़ने के लिए हम देखते हैं, इसको हम पहले दो काइंड्स में चेंज कर लेते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट वर्ब और इधर नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब की मैं बात करता हूं। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो आपको किसी भी सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट की जानकारी दे, आपको सब्जेक्ट और टेंस के बारे में बताए। तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ऐसे वर्ब जो एक्चुअली होते तो वर्ब हैं, लेकिन सेंटेंस में वो वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करने लगते हैं या एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। तो ऐसे वर्ब को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल के लिए देखें। अगर मैं यहाँ लिखूं ही गोज टू वॉक और मैं फिर आपसे पूछूं बेटा इसमें वर्ब क्या है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसमें वर्ब है गोज, और ये टू वॉक भी एक तरह का वर्ब ही है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि आपको कौन बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गोज बता रहा है या टू वॉक बता रहा है? तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर होगा गोज। ये गोज आपको बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गॉज है ये आपका फाइनाइट वर्ब है और ये क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक्चुअली वर्ब है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, यानी कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं और एग्जांपल के बारे में आपको बताऊं, ही इज गोइंग टू वर्क, तो यहां भी आप देखेंगे अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा टेंस है तो आप कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सब्जेक्ट कैसा है तो आप कहेंगे सिंगुलर है। तो ये बातें आपको कौन बता रहा है, ये आपको इज गोइंग बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। इज बता रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब कि इज गोइंग क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और टू वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब आपको टेंस और सब्जेक्ट की जानकारी देता है और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको टेंस और सब्जेक्ट की जानकारी नहीं देता है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब की हम बात करते हैं। तो फाइनाइट वर्ब
को हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सिलरी वर्ब। और दूसरा होता है मेन वर्ब। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और मेन वर्ब किसे कहते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, मस्ट, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड इनका यूज करते हैं, वो सब का सब एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और मेन वर्ब जैसे रीड, ईट, प्ले, राइट, ये सारी चीजें मेन वर्ब कहलाती हैं। अब एक्सिलरी वर्ब के बारे में हम जानते हैं। एक्सिलरी वर्ब बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरे होते हैं मॉडल्स। अब प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल्स ये दोनों ही एक्सिलरी कहलाते हैं। अब प्राइमरी एक्सिलरीज क्या होती हैं और मॉडल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे कि प्राइमरी एक्सिलरीज किसे कहते हैं और मॉडल्स किसे कहते हैं। तो प्राइमरी एक्सिलरीज ये बेसिकली केवल 3 होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी होती हैं तो ये केवल 3 होती हैं। प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं डू, बी और हैव, ये 3 प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं। ये जो डू होता है इसके 3 फॉर्म होते हैं, डू, डज और डिड, ये 3 फॉर्म होते हैं। जो बी होता है इसके 5 फॉर्म होते हैं, ईच, एम, आर, वाज और वेयर। हैव के भी 3 फॉर्म होते हैं, हैज, हैव और हैव। अब जब आप इनकी तरफ देखेंगे डू, डज, डिड, ईच, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, तो आप इनका यूज अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनका यूज करते हैं। अलग अलग टेंसेस में और अलग अलग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें इट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस में आप सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में आप इज, एम, आर का यूज करते हैं। पास्ट में आप वाज, वेयर का यूज करते हैं। प्रेजेंट में आप हैज, हैव का यूज करते हैं। पास्ट में हैड का यूज करते हैं। मतलब ये तरह तरह के जो अलग अलग आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, ये सब के सब प्राइमरी एक्सिलरीज हैं जिनका आप अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं। दूसरी चीज, हम मॉडल्स की बात करें तो मॉडल्स एक स्पेशल वर्ब होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये अलग तरह के वर्ब होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी में क्या डिफरेंस है, तो वेरी सिंपल। अगर आपसे कोई भी कहता है कि प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी में डिफरेंस बताइए, तो आपको सिंपली ये कहना है कि जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं वो टेंस और सब्जेक्ट दोनों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, लेकिन मॉडल्स जो होते हैं वो केवल टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। उनको सब्जेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ही लिखा और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ आपको ई लगाना है या आर लगाना है या एम लगाना है, मैंने गैप छोड़ दिया, ए बॉय मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप इसमें क्या भरेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर ई भरेंगे, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पे यू हो, तो यू अगर है तो आपसे क्या भरेंगे, आप आर भरेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यूज होने वाली जो प्राइमरी एक्सिलरी होती है वो यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ प्लूरल प्राइमरी एक्सिलरी यूज करते हैं। लेकिन अगर मॉडल्स की बात की जाए
तो जो मॉडल्स होते हैं, सपोज कीजिए कि कैन एक मॉडल है, कैन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी को शो करने के लिए। टू शो एबिलिटी इन प्रेजेंट टेंस वी यूज कैन। तो अगर आपको मैं कहूँ ही, तो ही के साथ भी आप कैन का यूज करेंगे। ही कैन क्लाइंब द ट्री। अगर मैं यहाँ यू भी लिखूं तो आप यू के साथ भी कैन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आई लिखूं तो भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो मॉडल एग्रीज होती हैं ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं, केवल टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। जैसे कि अगर कैन कोई मुझे पास्ट टेंस में लिखना हो तो मैं कुड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था आपका प्राइमरी एग्रीज और मॉडल से रिलेटेड। अब चलते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो सेंटेंस में वर्ब का काम ना करके नाउन का या एडजेक्टिव का काम करने लगती है। तो बेसिकली जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। जो पहला नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसको हम कहते हैं इंफिनिटिव। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। जो दूसरा है उसको कहते हैं जीरेंट, और जो तीसरा है उसको कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम इनके बारे में जानें कि इंफिनिटिव, जीरेंट या पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो इंफिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका यूज हम नाउन की तरह करते हैं सेंटेंस में। जब भी हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वाक्य में, एक सेंटेंस में नाउन की तरह करें तो हम उसे इंफिनिटिव कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं केवल इंफिनिटिव और एक होते हैं बेयर इंफिनिटिव। अब जो इंफिनिटिव होता है वो क्या होता है? जब भी हम टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी हम इसका यूज सेंटेंस में नाउन की तरह करते हैं तो हम इसे कहते हैं इंफिनिटिव। क्या कहते हैं? इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, टू वॉक इज यूजफुल। आप यहां पर देखेंगे ये है तो वर्ब और वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, लेकिन इसका यूज हमने सेंटेंस में नाउन की तरह किया है। इसका मतलब क्या है? ये इंफिनिटिव। क्या है? इंफिनिटिव। ठीक है। और भी एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू प्ले। यहां पर भी आप देखेंगे कि वर्ब से पहले टू लगा करके इसका यूज सेंटेंस में नाउन की तरह किया गया है। इसका मतलब क्या है? ये इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव का मतलब क्या हुआ? जब भी वर्ब से पहले टू लगाओ और उसका यूज हम नाउन की तरह करें सेंटेंस में तो हम उसे इंफिनिटिव कहते हैं। अब हम चलते हैं जीरेंट की तरफ। तो जीरेंट और इंफिनिटिव ये ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की, जब ये सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज होती है तो हम उसे कहते हैं जीरेंट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो और वो सेंटेंस में नाउन की तरह बिहेव करे, नाउन का काम करे, तो हम उसे जीरेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी इंफिनिटिव का आपको एग्जांपल दिया था, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉकिंग इज यूजफुल। तो भी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वर्ड वॉकिंग है ये है तो वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। अगर मैं इसकी हिंदी बोलूँ तो आप कहेंगे टहलना लाभदायक है। तो यहाँ पे जो वर्ड वॉकिंग है ये नाउन की तरह यूज हुआ, यानी कि ये क्या है? जीरेंट। जो दूसरा एग्जांपल था आप उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, he likes playing, he likes playing। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो नाउन की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि ये क्या है? जीरेंट। तो यहाँ पे ये वॉकिंग और यहाँ पे ये प्लेइंग, ये दोनों ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो सेंटेंस में नाउन का काम कर रही हैं। इसका मतलब कि ये दोनों क्या है? जीरेंट है। अब हम लोग चलते हैं पार्टिसिपल की तरफ।
ये जो पार्टिसिपल्स होते हैं ये वर्ब की ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे या नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। तो पार्टिसिपल ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल की मैं बात करता हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे तो हम इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है जब वो एडजेक्टिव का काम करती है तो हम उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा है जब भी हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जब हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम लोग इसके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है। सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है द बस इज मूविंग। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे इसका सेंस बताइए, जरा मुझे इसकी हिंदी बताइए कि द बस इज मूविंग इसका मतलब क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि बस चल रही है। जाहिर सी बात है, द बस इज मूविंग का मतलब हुआ कि बस चल रही है। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे कि ये जो इज मूविंग है ये आपका फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये आपको टेंस और सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। अब इसी को ही अगर मैं ऐसे लिखूं he jumped from a moving bus। अब जरा मुझे आप इसकी हिंदी बताइए। तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि वह एक चलती हुई बस से कूदा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये जो वर्ड मूविंग है जरा मुझे बताइए कि क्या ये इस बस को मॉडिफाई नहीं कर रहा है कि बस कैसी है? चलती हुई। इसका मतलब ये हुआ कि इस नाउन को ये वर्ड मॉडिफाई कर रहा है मूविंग। इसका मतलब जब ये वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है तो अब ये वर्ब ना होकर के एडजेक्टिव का काम करने लगा है। तो वर्ब लेकिन काम किसका करने लगा? एडजेक्टिव का। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल की तरफ। मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है he has broken the chair। he has broken the chair। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हैज ब्रोकन है ये आपको टेंस की जानकारी दे रहा है और सब्जेक्ट की जानकारी दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये फाइनाइट वर्ब है। आपको ये हैज बता रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, साथ में हैज ब्रोकन बता रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वेरी गुड। अब हम अगर इसको ऐसे लिखें he sat on a
ब्रोकन चेयर। अब आप यहाँ मुझे देख करके बताइए कि क्या ये ब्रोकन वर्ड जो है इस चेयर को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, चेयर की विशेषता नहीं बता रहा है कि चेयर कैसी है, ब्रोकन है, टूटी हुई है। इसका मतलब कि ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। Having tired, he sat down to rest. अब आप यहां पर देखेंगे कि जो मैंने लिखा हुआ है हैविंग टायर्ड, ये इस प्रोनाउन ही की विशेषता बता रहा है। वह कैसा है? थका हुआ है। यानी कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रही है। यानी कि हैविंग टायर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ हमने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में, पास्ट पार्टिसिपल के बारे में और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। इसके अलावा हम लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों तरह के वर्ब के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं और इसी प्रोसेस को कहा जाता है सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब जो स्पेशली पार्टिसिपल होते हैं उनका यूज करते हैं सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। लेकिन इसके लिए एक बाउंडेशन होती है। बाउंडेशन ये होती है कि जो हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं उन दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि हम पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को जोड़ें, अदरवाइज नहीं जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he reached home, एक कंप्लीट सेंटेंस। he took his lunch। यहाँ आपके सामने दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। पहला है he reached home, दूसरा है he took his lunch। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो वर्ड ही है और यहाँ ये जो वर्ड ही है ये दोनों के दोनों सेम सब्जेक्ट के लिए यूज किए गए हैं। तो इस कंडीशन में हम ये जो वर्ब है इस वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। हम इसको लिख सकते हैं रीचिंग होम, he took his lunch। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो वर्ड यहाँ पर रिच था वो यहाँ पे रीचिंग हो गया और ये पार्टिसिपल में चेंज हो गया। और इस तरीके से ये जो दो अलग अलग सेंटेंसेस थे अब ये एक सेंटेंस बन गया रीचिंग होम ही टुक हिज लंच। क्लियर? अब चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके कैसे सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है he has found his pen। अब मैं इसको आगे लिखता हूं दूसरा सेंटेंस it was lost। ये he found his pen, it was lost। अब अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस इसको मैं एक साथ लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं he has found his lost pen। उसे अपना खोया हुआ पेन मिल गया। अब यहाँ पे आप ये जो वर्ड देखेंगे लॉस्ट, ये इस पेन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा पेन था? खोया हुआ। इसका मतलब कि ये क्या हो गया आपका
पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। He finished his work. He went to market. He finished his work. He went to market. अगर मुझे इसे जोड़ना हो तो मैं इसको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके जोड़ूंगा। हैविंग फिनिश्ड his work, he went to market. तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पार्टिसिपल का यूज करके और हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसको आप बेहतर तरीके से रिवाइज करें और रिवाइज करके इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लिखने की कोशिश कीजिए। हैव अ गुड डे।